नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 जून को इंतखाबी नताइज का ऐलान किया गया। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हालत ऐसा लगता है कि पतली हो गई है। अब उन्होंने 2 बेसाखियों का सहारा ले लिया है। एक तो चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे नीतीश कुमार है, और इसी सहारे वो 9 जून को बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म तीसरी मियाद के लिए हलफ लेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं नाज़रीन कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया है और ये खुद कहा है कि वो पंडित नेहरू की तरह तीसरी मियाद के लिए मुंतखब होने वाले दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का सवाल है, वो तीनों मियादों के लिए पूरी यानी वाज़े अक्सरियत के साथ मुंतखब हुए थे। ख़ासतौर पर तीसरी मियाद के लिए 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त 496 या 498 पार्लिमानी नशस्तें थे, और उनमें से कांग्रेस ने 360 नशस्तें हासिल करते हुए वाज़े अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज हुए थे। यानी पहली मरतबा भी वो फायज हुए तो पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, और दूसरी मरतबा भी फायज हुए तो वो पूरे वाज़े अक्सरियत के साथ वो ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज हुए। तीसरी मरतबा भी वो वाज़े अक्सरियत के साथ, वाज़े अक्सरियत क्या मैं समझता हूँ कि लैंडस्लाइड विक्ट्री के उन्हें मिली थी, और फिर वो ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज हुए थे। यह हैदराबादी लहजे में कहा जाता है कि किधर निज़ाम अली और किधर प्यास की डली। और आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। उनका लहब लहजा देखिए, और आप अगर इनके लहब लहजे को, उनके कैरेक्टर्स को और उनके जो अंदाज़ बयां हैं उसको देखना चाहते हैं तो आप पुराने रिकॉर्ड्स देखिए पार्लियामेंट की, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इंतहाई खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही शस्ता उर्दू में बात करते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और किस तरह हमारे मोदी जी हैं। तो बहरहाल मोदी जी को एनडीए का जो पार्टी लीडर एनडीए का लीडर मुंतखब कर लिया गया है, और फिर उसके बाद बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी उन्हें मुंतखब किया गया। और उन जैसे ही मुंतखब किया गया, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 9 जून को अपने ओहदे यानी वज़ारत उज़्मा का हलफ लेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि मोदी जी फौरी पहुंचे अडवाणी से मिलने के लिए, और अडवाणी के साथ साथ आपने देखा कि मुरली मनोहर जोशी से भी उन्होंने मुलाकात की। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरगर्म सियासत से अडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को दूर रखने या उन्हें नज़रअंदाज करने का कारनामा भी मोदी जी ने अंजाम दिया था, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल सदर जमहूरिया उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और मुलाकात करके तश्कील हुकूमत का दावा भी पेश कर दिया। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कि 240 नशस्तें बीजेपी ने जुमला हासिल की हैं अपने बलबूते पर, और पिछले इंतखाबात में यानी 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी को 303 नशस्तों पर कामयाबी मिली थी, उसे वाज़े अक्सरियत कहा जाता है। बहरहाल एनडीए उस वक्त 353 नशस्तों के ज़रिए इक़्तिदार में आई थी, लेकिन इस मरतबा जो हालत मोदी जी की हुई है, शायद मोदी जी भी उसका तसव्वुर नहीं करते होंगे, क्योंकि अब वो बिल्कुल मोहताज हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। और किसके सामने? नीतीश कुमार के सामने, और फिर चंद्रबाबू नायडू के सामने। और चंद्रबाबू नायडू के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, और उन्होंने एक मरतबा मोदी जी को कहा था कि वो दहशतगर्द हैं, उग्रवादी हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने जो गुरु हैं अडवाणी से ये मशवरा लिया होगा, क्योंकि 2002 में जब फसादात बरपा हुए थे, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो वाजपेयी मोदी को ओहदे चीफ मिनिस्टर से बर्खास्त करने वाले थे, लेकिन अडवाणी ने उन्हें बचा लिया था। और उसके सिले में आपने देखा कि अडवाणी को किस कदर ज़िल्लत व हज़ीमत का सामना करना पड़ा, और उन्हें जो
पार्टी के बुजुर्ग कायदीन होते हैं वो मंडल में, मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया गया। हो सकता है कि 1 साल बाद मोदी जी भी उसी मंडल का, मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बन जाएंगे अगर बीजेपी के उस पर अमल किया जाए। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से। और सज्जाद साहब आप ये बताइए कि क्या मोदी जी जिस अंदाज में दावा कर रहे हैं कि वो तीसरी मरतबा ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज होने वाले पंडित नेहरू के बाद दूसरे वज़ीर आज़म हैं, तो दोनों में कितना फ़र्क है? देखिए फ़र्क तो यकीनन आपने कहा कि जो है क्या जो है निज़ाम अली क्या प्यासी जी जी क्या पीती का शोरबा। बहरहाल जो है अलमनाक पहलू ये है कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं मोदी, और अलमिया ये है कि पार्टी के अंदर उनको तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने के मसले पे जो है शदीद तरीन इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं। और फिर अब पार्टी ने एनडीए के जो है अपने जो अलायंस है उनको मतलब है कि उनके पार्टी से दूर होने के खौफ से बादिल नखास्ता ऐसा मालूम होता है कि मोदी को लीडर मान लिया है। जैसे कि एनडीए की आज की मीटिंग में जो है जिस तरीके से उनको पार्लिमानी पार्टी का लीडर बनाया गया है, उस हवाले से देखिए जयराम रमेश ने तो साफ तौर पे कहा है, कांग्रेस की जो तर्जुमान है उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि कौन कौन मोदी से नाराज़ है, दरूने खाना कौन कौन मोदी से नाराज़ है और कौन मोदी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे देखना नहीं चाहता, उनके नाम मैं लिख के दे सकता हूँ। उन्होंने इतनी जो है कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही है। बहरहाल जो है अब देखिए अब जो हुआ है यहाँ पे मामला, यकीनन ये जो है अफसोसनाक है। नीतीश कुमार जो है ज़मीन आसमान के खिलाफ़े मिला रहे हैं। और जो है चंद्रबाबू ने तो जो है एक रस्मी तकरीर की, चंद्रबाबू नायडू ने, उन्होंने ये कहा कि हम जो है एनडीए के लीडर की हैसियत से प्रपोज़ किया है, राजनाथ सिंह ने प्रपोज़ किया था तजवीज़ उनके नाम की राजनाथ सिंह ने पेश की थी, जैसा कि तरीका होता है। तो चंद्रबाबू नायडू ने तो ये कहा कि चूँकि राजनाथ सिंह ने इनका जो है नाम प्रपोज़ किया है, हम कबूल करते हैं। वैसे भी जो है इलेक्शन के दौरान में इन्होंने अनथक मेहनत की थी और हम तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में भी मुल्क की तरक्की के लिए ये इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। ये बाबू ने कह दिया, लेकिन नीतीश कुमार ज़मीन आसमान के खिलाफ मिला रहे थे, चापलूसी कर रहे थे। चापलूसी, बिल्कुल चापलूसी कहा जा सकता है। और अहम तरीन बात ये है, जयंत चौधरी जो ख़ास तौर यूपी के जो है एलजीपी के जो लीडर हैं, उनको स्टेज पे नहीं बिठाया गया। इस बात को लेकर जो है यूपी कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि ये किसानों की जो है बेहुरमती है, बेइज्जती है कि एक पार्टी की लीडर को, एक एमपी रखने वाले लीडर को स्टेज पे बिठाया गया और 2 एमपी रखने वाले लीडर को जो है स्टेज पे नहीं बिठाया गया। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये है कि वज़ीर आज़म की जो तकरीर है, वो तकरीर में भी जो है आए बाएँ शाएँ बहुत ज़्यादा था। वज़ीर आज़म ऐसा मालूम होता है कि वो बग़ैर किसी प्रिपरेशन के, बग़ैर किसी जो है तैयारी के एक संजीदा तकरीर करने के बिल्कुल भी आदी नहीं है। ये एक संजीदा मौका था, आपको तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला, तो आपको बहुत संजीदगी के साथ जो है ये बताना चाहिए था कि इन 5 सालों के लिए आपका प्लान क्या है, आप एनडीए के लोगों को साथ लेके कैसे इस मुल्क की तरक्की की तरफ जो है, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए काम करेंगे। लेकिन वो जो है दूसरे अपोजिशन लीडरों का मजाक उड़ाते रहे, इंडिया इत्तेहाद का मजाक उड़ाते रहे और ये कहते रहे कि हम ना हारे हैं ना हारेंगे। ये बातें जो है कहने का मौका नहीं था। रिज़ल्ट जो भी जो है आवाम ने दिया है, मैंडेट दे दिया है, वो तो किस्मत अच्छी थी आपकी जो है। मशीनों के कमाल है, न जाने क्या क्या चीज़ें इसमें जो है कार फरमा है कि आप जो है जादुई आंकड़े तक पहुंच गए अपने 4-5 बेसाखियों के साथ। और आप खुद हारते हारते बच गए। बिल्कुल, आप खुद हारते हारते जो है जीत गए। तो देखिए कांग्रेस के लीडरों ने यही कहा कि वाराणसी जैसे हल्के से जो है आप पीछे चल रहे थे, वहाँ के लोगों ने तक आपको मुस्तरद कर दिया है, तो फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ना हारे थे ना हारेंगे।
ये बात आज कही है उन्होंने एनडीए की मीटिंग में। फिर उसके बाद जैसा कि आपने तज़किरा किया कि वो मुरली मनोहर जोशी के घर भी गए, LK आडवाणी के घर भी गए, और जो है बैलेंस करने के लिए रामनाथ कोविंद के साबिका सदर के घर भी हो गए। रामनाथ कोविंद को तो उन्होंने जो है एक वोट एक मुल्क एक वोट का जो है एक कमेटी कायम की है कि एक ही वक्त में वन नेशन वन इलेक्शन, वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की जो है कमेटी कायम की है, उसका उनको सरबराह बनाया। बहरहाल उनके पास जाने का क्या मंशा था ये तो नहीं पता, लेकिन मुरली मनोहर जोशी के पास पहली बार हो गए हैं। इससे पहले वो LK आडवाणी के पास जाते रहे हैं, क्योंकि LK आडवाणी उनके जो है गुरु हैं, उनको जो है यहाँ तक पहुँचाने में आडवाणी का बहुत बड़ा रोल था, और आडवाणी को यहाँ तक पहुँचाने में इनका बड़ा रोल है। बिल्कुल उस हाथ इस्मा की कुर्सी से दूर रखने में इनका बड़ा सिला दिया है। जी बिल्कुल, अच्छा सिला दिया है। बहरहाल तो जो है देखिए, मुरली मनोहर जोशी के घर ये गए हैं, तो कहा जाता है कि कुछ दिनों पहले मुरली मनोहर जोशी ने किसी ने एक इंटरव्यू किया था मुरली मनोहर जोशी का, उसमें उनसे जो है मोदी के ताल्लुक से बातें की थी। तो उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज में मोदी की तनकीद की थी और कहा था कि ये ऐसा शख्स है जिसको फाइल तक पढ़ने नहीं आती। जिस शख्स को फाइल पढ़ने नहीं आती वो फाइलों को आगे कैसे बढ़ाता होगा, वो फाइलों पे किस बेस पे दस्तखत करता होगा, किस बेस पे वो बड़े बड़ी जो है आलमी ताकतों के साथ मुआहदे करता होगा, किस नौइयत के मुआहदे हो रहे हैं, ये हम जान नहीं पा रहे हैं। ये उन्होंने जो है ये एक तकरीर में उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप वो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कुछ भी होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कुछ अजीब बात की थी कि उनकी डिग्री जो हैं वो गलत है, बिल्कुल देखिए केजरीवाल भी कह रहे हैं और कई लोगों ने दावा किया है, पर उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 2-2 है। जी बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, निकल के आती रहेंगी अब आगे भी। तो बहरहाल अब अपोजिशन बहुत ताकतवर हुई है। तो मुरली मनोहर जोशी के पास जाने की वजह यही थी कि उन्होंने इनकी काबिलियत पे सवाल उठाया। जी हाँ, कहा था कि ऐसे आदमी को आप तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म कैसे बना सकते हो। और फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जो है पार्टी के अंदर बेचैनी पाई जाती है। जी हाँ, मोदी खास तौर पे जो है मोदी और अमित शाह की जोड़ी को लेके लोगों में एक बहुत शदीद जो है एक तनाव की कैफियत है। तो बहरहाल जो कुछ हो, क्योंकि लोगों का मानना है कि इनका रवैया जो है आमिराना होता है, डिक्टेटरशिप को जो है ये चलाना चाहते हैं पार्टी में वगैरह वगैरह। बहरहाल ये दरूने खाना की बातें हैं। फ़िलहाल तो जो है उन्हें लीडर चुन लिया गया है, वो 9 तारीख को जो है हलफ लेने वाले हैं। इससे पहले कहा गया था कि वो 8 तारीख को रात 8 बजे हलफ लेंगे, अभी जो है एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। तो फ़िलहाल NDA हुकूमत बनाने जा रहा है। इंडिया एक ताकतवर अपोजिशन की तरह की हैसियत से पार्लियामेंट में रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि आपने कहा और भी लोगों ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म गए NDA की मीटिंग में शिरकत के लिए पुरानी पार्लियामेंट के जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जो है इस मुल्क के आइन की किताब को जो है बोसा दिया और आइन की किताब सर पर रख के ये जो है लोगों को पैगाम देने की कोशिश की कि हम इस आइन को नहीं बदलेंगे, बार-बार तरमीम करते रहेंगे। बिल्कुल इलेक्शन से पहले इनका हर लीडर कह रहा था कि हमें 400 जो है MP दो, हम आइन को बदल देंगे। और आज जब आप 20 तारीख पे आ गए तो आप जो है क़स्में खा रहे हैं कि हमने कभी बात नहीं की आइन को बदलने, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आइन को बदलने की आपकी नीयत की वजह से ही लोगों ने आपको मुस्तरद किया है। बहरहाल सदी साहब आपको बता दूं कि आजकल मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरह मोदी का मजाक उड़ाया गया, उनका मजाका उड़ाया गया, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में किसी वज़ीर-ए-आज़म का इस कदर ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाया गया। अब तो उसका सिलसिला और बढ़ गया है, उसमें शिद्दत आ गई है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर, और उत्तर प्रदेश का वो है वीडियो। उसमें एक शख्स है, उससे पूछा जा रहा है कि मोदी जी ने तो कहा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन उन्हें तो 240 नशिस्तें मिली और यूपी में बीजेपी का मुजाहरा बहुत ही नाक़िस रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, मोदी जी ने बराबर कहा था अब की बार 400 पार, लेकिन आवाम ने उन्हें GST
काट कर इतनी नशस्तें दी है। तो हम अंदाजा कीजिए कि 240 नशस्तों पर बीजेपी सिमट कर रह गई है, यानी 272 जो जादुई अदद है सादा अक्सरियत का, वो भी हासिल नहीं कर पाई। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह अवाम नालान थे मोदी हुकूमत से, मोदी से। और मोदी ने ये भी कहा था अपने आप को कि देखिए आप उम्मीदवार को नहीं बल्कि मुझे वोट दीजिए, जैसे कि आप पूरे हिंदुस्तान पर छाए हुए हैं। और आपका हाल ये है कि गांधी जी को भी आपने नहीं बख्शा। हद तो यह है कि बाबाए कौम गांधी जी के बारे में वो कहते हैं कि गांधी जी को लोग दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन जब 1982 में उनका फिल्म बना गांधी तो उसके बाद जाने लगी। तो ये हमारे मोदी जी की काबिलियत है। और जैसे कि मुरली मनोहर जोशी ने कहा है, सज्जा साहब ने आपको बताया कि किस तरह उन्होंने कहा था कि ये एक शख्स जो एक फाइल नहीं पढ़ सकता वो किस तरह फाइल को आगे बढ़ाता होगा। तो बहरहाल नाज़रीन आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये इनके साथ अब जो है वो चंद्रबाबू नायडू है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने आज चापलूसी की हद कर दी है और पलटू राम की हैसियत से सारी दुनिया में मशहूर नीतीश कुमार ने वादे कर दिया है कि अब वो हमेशा मोदी जी के साथ रहेंगे। तो बहरहाल मोदी जी जब मार्गदर्शक मंडल जाएंगे तो हो सकता है कि नीतीश जी भी उसी की राह पर गामजन हो जाएंगे। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक बीजेपी के सवाल है, बीजेपी 240 नशस्तें हासिल कर चुकी है और एनडीए 293 नशस्तों पर यानी उसकी नशस्तें हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मोदी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ज़्यादा इल्म नहीं रखते, ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। जनरल नॉलेज हिंदुस्तान की तारीख़ से मुतालिक, हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनसे मुतालिक और हिंदुस्तान की जो तारीख़ रही है उससे मुतालिक वो ज़्यादा नहीं जानते। तो बहरहाल मोदी जी ने आज कहा मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस का कि 10 साल के दौरान भी कांग्रेस अपनी नशस्तों को 100 तक नहीं कर सकी, जबकि मोदी जी को नहीं मालूम है कि 99 नशस्तें कांग्रेस ने इंतखाबात में हासिल की थी। लेकिन कांग्रेस का एक बागी उम्मीदवार बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार महाराष्ट्र से मुकाबला किया था और फिर उसने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वज़ीर आज़म बनने जा रहा है शख्स और उसे ये पता नहीं है कि उसके अतराफ क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी की हालत भी अब देखिए, अब जिस अंदाज में उनकी उम्र ढलती जा रही है, अब 74 तो हो गए हैं और 75 हो गए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बीजेपी का उसूल है अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का जो हाल हुआ है वही हाल इनका हो सकता है। लेकिन एक बात सबसे अहम है कि अमित शाह के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा अब अंदरूनी पार्टी बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई जाती है और ये कहा जा रहा है अंदरूनी पार्टी कि अमित शाह को वज़ीर दाखिला नहीं बनाया जाए। खुद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है कि अमित शाह को वज़ीर दाखिला नहीं बनाया जाए बल्कि किसी और का इंतखाब ओहदे के लिए किया जाए। हो सकता है कि राजनाथ सिंह भी बन सकते हैं, नितिन गडकरी भी बन सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी को आप देखेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मोदी जी के। मैं समझता हूं कि बहुत हमदर्द भी हैं और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कहा था कि मोदी अपने मादरे वतन की हिफाजत में नाकाम हो गए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। चीन 4067 किलोमीटर की हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी कर चुका है, लेकिन मोदी जी मुसलमानों को दरअंदाज कहते कहते नहीं थके और उसका खुमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। अब मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि मोदी को अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे देना चाहिए था और उनका ये भी कहना है कि बीजेपी को अपोजिशन में बैठना चाहिए था और इंडिया इत्तेहाद को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाना चाहिए था ताकि उसे भी पता चले कि हुकूमत करना कितना मुश्किल होता है। तो बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी के दिमाग की हालत के बारे में भी आप जानते हैं और मोदी जी के मालूमात के बारे में भी आप जानते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि सज्जा साहब ने कहा कि जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं ये, आप RLD के सरबराह हैं और इन्हें 2 नशस्तें हासिल हुई हैं। और आपको ये भी बता दूं कि उसी उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने वाराणसी से मुकाबला किया और पिछले इंतखाबात में मोदी को तकरीबन 3,70,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई थी। इस मरतबा 1,50,000 वोटों की अक्सरियत से वो कामयाब हुए। और आपको ये भी बता दूं कि इसलिए कामयाब हुए, कई अहम जो फिगर्स थे उन्हें डरा धमका कर वहाँ से हटाया गया या फिर उनके पर्चे नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। ये भी कहा जा रहा है कि आप देखेंगे कि शहीद बाबरी मस्जिद की पर जो राम मंदिर तामीर की गई है और अधूरी राम मंदिर का बहैसियत पंडित, बहैसियत पुजारी, बहैसियत मजहबी रहनुमा के मोदी ने इफ्तिताह भी किया। तो आपको बताने का मकसद ये है कि उसी राम मंदिर जो इलाके में आता है, हल्के में आता है फैज़ाबाद,
वहां से बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी चाहते थे, चूंकि उन्होंने राम मंदिर बना दी, उसका फायदा उठाएं और वो फैजाबाद से इंतखाब लड़ने के कहाँ थे वाराणसी की बजाय। लेकिन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट्स दी कि अगर आप फैजाबाद से इंतखाब लड़ते हैं तो आपको शिकस्त हो सकती है, क्योंकि वहाँ एसपी का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सज्जा साहब, आपने देखा कि वो मोदी की भी शिकस्त हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब वाराणसी में ही लास्ट टाइम जो है 3,60,000 वोटों थे जीतना, और अब 2 लाख वोट कम हो जाना ये इस बात का पता देता है कि यूपी जैसे जो है इलाके में, जहाँ पे इन्होंने सारे मजहबी कार्ड खेले, चाहे वो वाराणसी का मामला हो, चाहे वह अयोध्या का मामला हो, चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे वो इलाहाबाद का मामला हो, हर जगह इन्होंने जो है अजीब व गरीब जो है मजहबी मामला जो है प्रमोट करके अपने आप को जो है एक हिंदुत्व का जो है एक हिंदू सम्राट, बिल्कुल सम्राट बनाने की कोशिश की थी। उसको यूपी के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग अब इनकी हुकूमत नहीं चाहते। आने वाले दिनों में यकीनन असम्बली इंतखाबात होंगे, तो इससे बदतरीन शिकस्त का सामना बीजेपी को हो सकता है, और ये इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। आप अतीक अहमद या फिर जो है अंसारी साहब को, अगर मुख्तार अंसारी साहब को जहर दे के, अतीक अहमद को गोली मार के आप ये समझते हैं कि हमने जो है बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे लिया है, हमने दहशत बैठा दी है, हमने जो है ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, तो ये आपकी काम ख्याली है। 21वीं सदी के दौर के लोग हैं ये लोग जो है किसी से डरने वाले नहीं हैं। माजी में भी जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था और अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाए गए थे। अंग्रेज़ों ने भी जो है गोलियां मारी थी, अंग्रेज़ों ने भी फांसियों पे लटकाया था, अंग्रेज़ों ने भी जो है जहर दे के मारा था, अंग्रेज़ों ने भी साजिशें की थी, और आपने भी वही साजिशें करने की जो है तारीख दोहराई है, जुर्रत की है। बिल्कुल। तो लोगों ने तो मुस्तरद कर दिया। सीधी सीधी बात तो ये है कि आपको यूपी से ही मुस्तरद किया। अयोध्या से अगर जो है मुस्तरद किया जाना, ये इससे बड़े अफसोस की क्या बात, शर्म की बात है, शर्म की बात है। और आप कह रहे हैं पार्लियामेंट की पुरानी इमारत में खड़े हो गए, ना मैं हारा हूँ ना हारूंगा। मतलब ये कि आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि लोगों ने आपकी पार्टी को मुस्तरद कर दिया। अरे सज्जा साहब, आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म ने ये भी नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह 4 जून को 30 लाख करोड़ का नुकसान होता है इन्वेस्टर्स का। किसने खाया? जी बिल्कुल। कहा जा रहा है कि जो है ये सारा का सारा पैसा जो है बीजेपी की गोद में गया। जी राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया, उसकी तहकीकात करवाइए बोल के उन्होंने मुतालबा किया। बिल्कुल, कि अचानक जो है पहले इन्वेस्टमेंट होता है, फिर अचानक जो है गिर जाता है। बाज़ार जो है शेयर बाज़ार गिर जाता है। तो इतने लाख, यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन में खर्च किया था सारा का सारा पैसा एक ही दिन में हासिल कर लिया गया है। तो बहरहाल जो ये जो धांधलियाँ हुई हैं, इन धांधलियों की बुनियाद पे आज आप अगर तवक्को करते हैं, आप सोचते हैं कि हम राम राज बना देंगे, तो ये आपकी काम ख्याली है। बहरहाल आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश फिल वक्त तमाम हिंदुस्तानियों के तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वहाँ पर तेलुगु देशम ने शानदार कामयाबी हासिल की और तारीखी कामयाबी हासिल की, और आपने देखा कि किस तरह मोदी चंद्रबाबू नायडू के सामने हाथ बांधे खड़े हैं, बड़े बेबस वो मजबूर नजर आ रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हमारे मुल्क में बाज़ कायदीन ने कहा था कि वो मर जाएंगे लेकिन मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने की इजाज़त नहीं देंगे। तो हम कहते हैं कि वो मर जाएं तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह अगर मुसलमानों की तरक्की को रोकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुल्क की तरक्की को रोकते हैं। और ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नारा लोकेश ने कहा है कि जो आंध्र प्रदेश में 10 वर्षों से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं, उसका सिलसिला जारी रहेगा, और तेलुगु देशम हुकूमत मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मुलाजिमतों और तालीमी शोबे में ज़रूर देगी, और उसके सिलसिले उसको यकीनी बनाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, वो सिर्फ आप बता दूं कि सोशल जस्टिस है, समाजी इंसाफ है, वो कोई खुशामदना पॉलिसी का नतीजा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में मुसलमानों का जो माशी हालत है वो इंतहाई अबतर है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि
पर कैपिटा इनकम जो है वो मुसलमानों की सबसे कम है। ऐसे में अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे तो क्या मुल्क तरक्की करेगा, क्या मुसलमान तरक्की करेंगे। और आपको बता दूं कि 41 साल नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद है, वो स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने MBA किया है और मोदी जी को ऐसा सबक उन्होंने आज NDTV को इंटरव्यू देते हुए दिया। मैं समझता हूं कि मोदी जी भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि क्या मैंने बाबू के साथ इत्तेहाद करके गलती की है। और क्योंकि आपको बता दूं कि अब चूंकि मोदी जी के हाथ पत्थर के नीचे हैं और उन्हें बाबू की हर बात माननी है, तो ऐसे में नारा लोकेश ने मोदी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप अपना काम कीजिए, आंध्र प्रदेश की सियासत में मुदाखलत मत कीजिए, हमारी पॉलिसीज़ में मुदाखलत मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10 वर्षों से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं और उसका सिलसिला जारी रहेगा। और आपको ये भी बता दूँ कि मोदी की उम्र 74 साल, नारा लोकेश की उम्र 41 साल, लेकिन सोच में जो सोच और फिक्र में फ़र्क है, तदब्बुर और तफक्कुर का जो फ़र्क है सज्जा साहब, आपको बता दूं कि नारा लोकेश मोदी की सोच और फिक्र से मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा मुस्बत सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के ख्वाह हैं तो फिर किसी को पसमानदा मत नहीं रख सकते, किसी को पिछड़ा नहीं रख सकते। ऐसे में सबको साथ लेकर चलना तेलुगु देशम की अलामत है, उसकी शिनाख्त है, उसकी निशानी है। उन्होंने ये बात कही है और मोदी जी को नारा लोकेश के इस बयान से सबक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान तरक्की नहीं करते हैं तो फिर किस तरह के हालात पैदा होंगे, क्या मुल्क तरक्की कर सकेगा। और नारा लोकेश ने सज्जा साहब ये भी कहा है कि 5 खरब डॉलर की जो आप इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, मईशत के बारे में बता रहे हैं, वो ऐसे ही मुमकिन नहीं हो सकता, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। और दूसरी बात यह है, शर्म है NDA के लिए ना, वहां पर आप देखेंगे NDA मुस्लिम मुक्त हो गया है, NDA आपको बता दूं कि सिख मुक्त हो गया है, क्रिश्चियन मुक्त हो गया है, यहाँ तक कि बुद्धिस्ट मुक्त भी हो गया है। आप NDA के में जितनी जमातें हैं उसमें आपको कोई ना मुसलमान MP मिलेगा, ना सिख MP मिलेगा, ना ईसाई MP मिलेगा और ना ही बुद्धिस्ट MP मिलेगा। तो बहरहाल सज्जा साहब आप ये बताइए कि जिस अंदाज में नारा लोकेश ने बात की है, इस तरह की समझदारी की बात उन्होंने की है कि मोदी के लिए एक ताज़ियाने इबरत है, एक सोच फिक्र दी है मोदी को कि हमेशा आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, मत कीजिए हिंदू मुस्लिम, सबको साथ लेकर चलिए। जी बिल्कुल, देखिए ये इससे पहले भी कहा गया, इलेक्शन के नतीजों पे भी कहा गया जी कि एक बड़ी जो है मुल्क की अक्सरियत को आप किनारे करके ना तो आप हुकूमत चला सकते हैं ना ही मुल्क चला सकते हैं। जी जी, ये बार बार कहा गया है। जैसे कि आपने देखा कि इलेक्शन के दौरान में वज़ीर आज़म मोदी ने जो है किस तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि आपकी जायदाद छीन के मुसलमानों को दे दी जाएगी, उन्होंने कहा कि आपके मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे, आपका सोना छीन के मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी धमकी दी लोगों को, रिजर्वेशन SC ST के लोगों को, कि आपके रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। ये मतलब है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता मुहिम चलाई। बंगाल में वो बार बार कह रहे थे कि जो है घुसपैठिए यहाँ पे आ गए हैं, उनको निकाल बाहर करना है, यहाँ NRC हम लागू करेंगे वगैरह वगैरह। तो बहरहाल जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा मुहिम चलाई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और एक और जो है उनकी तकरीर थी कि मर जाएंगे लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। मर जाएंगे, मर जाऊंगा लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन देने नहीं दूंगा। बिल्कुल जो भी बात कर रहे थे। तो ये जो बातें हैं, ये देखिए माहिरीन ने भी कहा, लोगों ने भी कहा, अब तो वो गोदी मीडिया के चैनल वाले भी कह रहे हैं कि जब तक आप इस मुल्क के हर कौम को, हर ज़ात को, हर तबके को, हर शख्स को लेके नहीं चलेंगे, उस वक्त तक आप ना तो सही ढंग से हुकूमत चला सकते हैं और ना ही सही ढंग से देश चला सकते हैं। और वैसे भी सज्जा साहब आपको बता दूँ कि NDA में जैसा कि मुसलमान MP नहीं हैं, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट MP नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये दावा नहीं करना चाहिए कि वो तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर नुमाइंदगी करते तो मैं समझता हूँ कि BJP में कई मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट होते, NDA में कई मुस्लिम अरकान, सिख अरकान पार्लियामेंट होते, ईसाई अरकान पार्लियामेंट होते, बुद्धिस्ट अरकान पार्लियामेंट होते। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि एक खबर की तरफ हम लिए चलते हैं आपको, और उस खबर का ताल्लुक है एक ज़ोरदार थप्पड़ से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश की मंडी से इंतखाब जीतती है और उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF की कांस्टेबल जो है, जो एक किसान, गरीब किसान खानदान से ताल्लुक़ रखती है,
कंगना रनावत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा रसीद करती है। और आपको बता दूं, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि कंगना रनावत वाहिद उम्मीदवार है जिसने बीजेपी के निशान पर इंतखाब लड़ा और फिर उसे कांग्रेस का इंतखाबी निशान मिला। यानी उनके चेहरे पर कुलविंदर कौर के उंगली के निशानात पूरी तरह उतर गए। अब कुलविंदर कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुलविंदर कौर को यहाँ तक के मुअत्तल भी कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि विशाल ददलानी बॉलीवुड के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने कुलविंदर कौर को जॉब ऑफर किया है। कहा है कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाता है तो हमारे पास आपके लिए ये जॉब तैयार है, पुरकशिश जॉब तैयार है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन कुलविंदर कौर ने एक बात कही है, जो मेरी माँ को बुरा कहेगी मैं उसको इसी तरह का थप्पड़ रसीद करूंगी। और उसने ये भी कहा कि ये एक नौकरी है, अगर 1000 नौकरी भी अगर मेरी माँ के एहतराम के लिए जाती हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं। तो ये होती है माँ की इज्जत, माँ का एहतराम। और यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ी बात है सज्जा साहब। ये बिल्कुल, देखिए ये असल में ये वाक़या है जब किसान जो है दिल्ली की सरहदों पे बैठे थे, हरियाणा के, पंजाब के किसान, लाखों किसान, हज़ारों किसान नहीं बल्कि लाखों किसान अपने हक़ के लिए इन्होंने जो है काला कानून बनाया था, ज़राई कानून, उस कानून को ख़त्म करने के लिए लाखों किसान, ख़वातीन, मर्द, बच्चे बैठे थे। जी जी। तो एक तस्वीर उसमें से आई थी कि देखो कि बूढ़ी किसान ख़वातीन भी सर्द मौसम में जो है यहाँ पे धरना दे रही है, लेकिन हुकूमत इतनी जो है शफाक है, इतनी जालिम है, इतनी बेरहम है कि उसको रहम में नहीं आ रहा। तो इस पर कंगना रनावत ने कहा था, शर्मंगेज़ बयान जारी किया था कि ये तो 100 रुपये में जो है आके यहाँ बैठ जाएंगे, ये 100 रुपये वाले हैं। जी जी। तो उस बयान को याद रख के उस माँ की बेटी ने आज कंगना रनावत को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा है और कहा है कि तुमने जिस वक्त बयान दिया था उस वक्त मेरी माँ वहाँ पे जो है बैठी थी, किसानों के हक़ के लिए बैठी थी, और तुमने कहा कि 100 रुपये के लिए बैठे हैं वो लोग। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की माँ की बेटी को हम सलाम करते हैं और इसी सलाम के साथ अपना प्रोग्राम खबर ख्याल भी इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।